कह रहा हूँ। तो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है। एग्रीकल्चर में यूज़ कर लो, मेडिसिन में यूज़ कर लो, डायग्नोसिस भी इससे किया जाता है। एग्जांपल जैसे पीसीआर टेस्ट जो होता है ना, वो इससे हो जाता है। थेरापेटिक्स में यूज़ कर लो। फिर उसके बाद है बायोरेमिडेंस। बायोरेमिडेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, हम पोल्यूशन को उसका मैनेजमेंट करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ कर कर। ठीक है, इससे फिर अगला 6th पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब चैप्टर में आगे बढ़ें तो अब हिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पहले कैसे होता था फूड प्रोडक्शन। तो क्या हुआ ना, जैसे फूड अच्छे से ना ग्रो नहीं हो पा रहा था, मतलब ग्रो नहीं हो पा रहा का मतलब ये है फसल उतनी नहीं हो पा रही जितनी पॉपुलेशन हो गई, डिमांड वो सप्लाई कर नहीं पा रही है। तो हमने क्या यूज़ करना चालू कर दिया, एग्रोकेमिकल। ठीक है, बेस्ड चीज़ों को यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे पेस्टिसाइड यूज़ कर लिए हमने, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज़ किए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या है कि वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सोयल पोल्यूशन भी हो रहा है, और बायोमैग्निफिकेशन के बाद हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आगे फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, और मैन्योर जैसे खाद। ठीक है, फिर इसमें ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बट ये डिमांड को अच्छे से मतलब फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें क्या है ना, हम जीएमओस और जीएमसी बनवाते हैं। ये जीएमओ और जीएमसी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, जो वर्ल्ड वाइड फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और इंडिया में इसे लेके आने वाले थे एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, हमने जो चावल है और गेहूँ मतलब वीट एंड राइस की जो प्रोडक्शन को है वो हमने बढ़ाना चाहा। ठीक है, तो हम क्या करने लगे, HYV सीड्स लेके आए, एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए हमने, बेटर प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स को हमने वो किया। इसका रिज़ल्ट क्या है, इससे ना फूड प्रोडक्शन है वो 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, बट अब बात करते हैं इसके, मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा तो था पर ये फेल हो गया, मतलब अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसके कारण जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो एग्रो बेस्ड केमिकल्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड और जो भी है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, और हाई यील्डिंग सीड भी बहुत एक्सपेंसिव है। इनको हर एक आदमी नहीं खरीद सकता, हर एक किसान नहीं खरीद सकता। ठीक है, उसके बाद इन ये भी ऐसे नहीं है कि इनके अगर इसे भी यूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी डिमांड है उससे भी ज़्यादा हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं जाके तो रुक ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें सेचुरेशन है। उसके बाद जो ये HYV सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं कि इनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं GMO की। GMO क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनवाते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, या तो हम कोई जीन ऐड करते हैं या जीन सपरेट करते हैं। जीन एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, सप्रेक्शन में क्या हो जाता है, जीन सप्रेक्शन हो जाता है, नॉकआउट भी कह देते हैं, जीन साइलेंसिंग भी करते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इन जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने से, मतलब क्रॉप वगैरह हम बनाएं तो उससे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं, तो हम चाहते हैं कि ना जो क्रॉप बने वो मोर मतलब जो सर्दी गर्मी धूप है उससे टॉलरेंस ज़्यादा हो, मतलब एबायोटिक स्ट्रेस से वो ज़्यादा टॉलरेट करे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम जो ये केमिकल वो हैं इनको हमें मतलब इसकी डिमांड इतनी ना हो, पेस्टिसाइड और ये सब हमें ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। फिर उसके बाद जो फसल के बाद के लॉसेस होते हैं वो भी हम कम करना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो प्लांट है वो एफिशिएंटली मिनरल्स को सोइल से अब्जॉर्व करे, यूज़ करे। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी फूड हम चाह रहे हैं ना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा इसी में अब आ जाते हैं गोल्डन राइस के ऊपर। गोल्डन राइस क्या है कि ना, ये एग्जांपल है जीन एडिशन का। इसमें क्या है ना, जो गोल्डन राइस है वो न्यूट्रिशनल एनहेंस है, इसमें विटामिन ए हमने डाल रखा है। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बॉयर ने। ठीक है, अच्छा देखो
लोगों में ना आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही थी, ये सब हो रहा था। अच्छा, विटामिन ए के किससे मिलता है? विटामिन ई का जो जीन होता है वो बीटा कैरोटीन से होता है, ठीक है। ये प्रो विटामिन है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे थे, ये देखो गाजर में मिलता है, हम सर्दी में गाजर आए खा लो, उससे मिल जाएगा विटामिन ए। बट क्या है, हर टाइम तो गाजर नहीं रहेगी ना, और तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे डैफोडिल का एक पौधा होता है, इसको, इसका साइंटिफिक नेम है नार्कसिस सूडो नार्कसिस, ठीक है, डैफोडिल का। इसमें ना हम इससे हमने जीन लिया बीटा कैरोटीन का, और उस जीन को राइज वाले जीन में हम बाय एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर है उससे हमने डाल दिया, और उससे एक गोल्डन राइस बना जो विटामिन ए इसमें ज़्यादा था, ठीक है। अब उसके बाद जीन एडिशन का नेक्स्ट एग्जांपल करें तो हिरोडिन जो है हमने बनवाया ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस से, उसके सीड से हम लेने लगे। ये वैसे नेचुरली कैसे मिलता है? नेचुरली ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब जैसे क्लॉट बनते हैं ना, उनको तोड़ने वाले को एंटीकोगुलेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या नाम है, एक मेडिसिनल लीच है, हिरोडू मेडिसिनलिस, ठीक है। उसके स्लेवरी ग्लैंड से मिलता है, वो एक्सक्रीट करती है इसे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अब बात करें इसे कैसे बनवाया। इसका भी जीन लिया, सिंथेटिक हेरोडिन जीन बनवाया हमने, ठीक है, और उसे ब्रासिका नेपस एक पौधा होता है उसमें डाल दिया, ठीक है, और वाया एग्रोबैक्टीरियम। फिर इसके सीड से हेरोडिन मिला, और उस हेरोडिन की डायस्टेरिन की और एक प्योर फिल्म का हेरोडिन मिला। और जैसे ये ब्रासिका नेपस से तेल वगैरह भी मिलता है, ठीक है। और ये जो हेरोडिन है ना, इसे वैक्सीन और थेरेपीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीन एडिशन के थर्ड एग्जाम्पल के, इंसेक्टिसाइड प्लांट्स। इंसेक्टिसाइड प्लांट्स के बारे में बात करें तो इंसेक्टिसिडल प्लांट्स, सॉरी, जो इंसेक्ट को मारते हैं। तो क्या था, एक कहानी समझो कि जो एक इंसेक्ट था वो कॉटन को भी खाता है, और क्या नाम है, बैक्टीरिया को भी खाता है। कॉटन को खाता है तो कॉटन ख़राब हो जाता है। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म कर रखा है कि ना, जब वो बैक्टीरिया को खाता है तो उसके अंदर एक एंडोटॉक्सिन होता है। एंडोटॉक्सिन जो होता है ना, अगर इंसेक्ट, और ये कौन से इंसेक्ट में, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ठीक है, ये बीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जो बीटी इंसेक्ट होता है, इसके पास एक एंडोटॉक्सिन होता है। वो अगर इंसेक्ट के मिडगट में इंसेक्ट में जाता है तो उसके जो इंसेक्ट के अंदर एल्कलाइन पीएच होता है तो उससे एक्टिव हो जाता है, और मिडगट में प्रॉब्लम कर देता है, मतलब लाइसिस कर देता है, ठीक है, ये सब करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो जीन है बीटी का, ये हमने कॉटन में डाल दिया, तो इससे बीटी कॉटन बन गई, ठीक है। तो ये अच्छा, हम तो ये भी कह सकते हैं कि भाई कॉटन को क्यों नहीं कर रहा, देखो इसके लिए चाहिए, इसको एक्टिव होने के लिए चाहिए एल्कलाइन पीएच, जो उसमें मिलता नहीं है, ठीक है, वो इंसेक्ट की गट में मिलता है। अब हम बीटी ब्रिंजल वगैरह वगैरह, तो हमारे अंदर भी एल्कलाइन नहीं है, हमारे अंदर एसिडिक पीएच है, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आगे बात कर इसी बीटी कॉटन से हम बीटी कॉटन बनाया, बीटी कॉर्न बनाया, बीटी ब्रिंजल बनाया। अच्छा, अब बीटी जीन की बात करें तो एक क्राई जीन है। क्राई जीन क्यों कह रहे हैं? क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जिससे लाइसिस करता है, स्पेशल टाइप के। अच्छा, इसमें भी दो तरीके के, क्राई 1AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB जो है कॉटन बोर वॉर्म को मारता है। क्राई 1AB जो है कॉटन बोरबोर को कॉर्न बोरबर एक वो है, उसको मारता है। अच्छा, ये क्राइजीन है, ये किस किस पे काम करता है? तो ये क्या नाम है, लेपिडोप्टेरेंस में क्या आता है, टबैको, बर्ड वोम और आर्मी वोम्स, ठीक है, इनको। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो कोलियोप्टेरस मतलब बीटल्स वगैरह, और फिर डायप्टेरिस मतलब फ्लाइज और मॉस्किटोज़ के उसमें। अच्छा, हाँ, ये मिडगट में जाके इंसेक्ट की पोर्स कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, जिससे लाइसिस हो जाती है। राधे राधे, पहला पार्ट।